यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बुद्धि जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इंटेलिजेंस चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। जैसे जब भी किसी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, बुद्धि परीक्षण लेते हैं, तो कितने प्रकार का टेस्ट ध्यान में रखा जाता है और कितने प्रकार से टेस्ट दिए जाते हैं, उसी को वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप पीवीएस के नोट्स को बाय करना चाहते हैं, कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है जिसमें आपको एनसीईआरटी पूरा मिलता है, करंट अफेयर्स आपका पूरा रहता है, स्टैटिक जीके आपका इसके अंदर पूरा रहता है। तो उसके लिए आप इसे ओनली 300 रुपीज में बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के थ्रू 300 रुपीज का पेमेंट करके, या फिर इसके बारे में यदि आप और भी डिटेल चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8770803840 पर जाकर। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपकी सीडीपी के भी नोट्स अवेलेबल है और साथ में क्वेश्चन सीरीज भी अवेलेबल है, दोनों ही अवेलेबल है। यदि आप दोनों ही बाय करना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसकी सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। डेमो यूट्यूब पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले एक बुद्धि की परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। वही बुद्धि परीक्षण की ही बात हो रही है, टेस्ट की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बुद्धि परीक्षण 4 प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण होता है। अभी हम लोग इसके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। दूसरा होता है व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण, तीसरा होता है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और फोर्थ होता है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। अब देखो, व्यक्तिगत का मीनिंग समझ में आता है कि पर्सनली या फिर इंडिविजुअली एक-एक व्यक्ति का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत। और अगर आपसे पूछा जाए सामूहिक, तो सामूहिक का मतलब क्या होता है? ग्रुप में लिया जाना। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब क्या? हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली बिठाया जाएगा, जैसे मेरे सामने या फिर आपके सामने मुझे बिठा दिया, आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, तो वो व्यक्तिगत हुआ। और अब 10-12 लोग, हम लोग बैठे हुए हैं और आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, दूसरे भी बैठे हुए, सबका साथ में चल रहा है, तो वो सामूहिक एक ग्रुप टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है व्यक्तिगत और सामूहिक के रूप में। शाब्दिक, शाब्दिक इन द सेंस, शाब्दिक और अशाब्दिक का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर आपको शब्दों से रिलेटेड, मतलब जिस भाषा में आपका टेस्ट लिया जा रहा है उसका ज्ञान आपको है। मतलब अब ये हिंदी, इंग्लिश हमारी नॉन लैंग्वेज है जिनको हम लोग जानते भी हैं, तो उसमें हमारा टेस्ट होगा, मतलब हम लोग उस लैंग्वेज से अच्छी तरीके से और भली भांति रूप से परिचित हैं। हम लोग से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली आंसर कर देंगे। अब अशाब्दिक क्या होता है? नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जहाँ पर कुछ एक्टिविटी करके दूसरे माध्यम से टेस्ट लिया जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पर सामूहिक में भी होता है। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण कोई वर्बल टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट यहाँ पर हो सकता है, कोई भी इंटरव्यू बेस्ड यहाँ पर आपसे बातचीत हो सकती है। और समूह में भी अशाब्दिक परीक्षण होता है, कोई एक्टिविटी करवाकर या फिर कोई दूसरे तरीके से, प्रोजेक्शन मेथड के माध्यम से, जो प्रक्षेपी विधियां होती है उसके माध्यम से आपका टेस्ट यहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है, चाहे भाटिया बैटरी परीक्षण की बात करें, किसी भी प्रकार की टेस्ट की जो हम लोग बात करेंगे, उनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा टेस्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब देखो, थोड़ा-सा इतिहास की हम लोग बात करेंगे। आपको पता होगा तो पुराने समय में क्या होता था, जो मंदबुद्धि या जड़-बुद्धि बालक जो होते थे, उनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। ऐसे बच्चों या ऐसे व्यक्तियों को बाँध कर रखा जाता था, उनकी पिटाई की जाती थी, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ नहीं होती थी ना। इन चीज़ों को कोई जानता ही नहीं था कि इंटेलिजेंस वाली जैसी कोई चीज़ होती है, बुद्धि जैसी कोई चीज़ होती है। क्योंकि ये पागलपने कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनके अंदर कुछ विकृति है, कुछ डिसऑर्डर है। तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता था कि मतलब एक समाज से ही अलग करने वाली बात हो गई थी। फिर आए थे ये हमारे अल्फ्रेड बीने, है ना? 19th की बात हम लोग कर रहे हैं। फ्रांस में मंदबुद्धि बालकों को सही प्रशिक्षण देने के लिए उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध करने हेतु एक समिति बनाई गई और उसका अध्यक्ष जो है, सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने को बनाया गया। ठीक है, ये फ्रांस के हैं और इन्होंने ही बहुत अच्छे से काम किया था। शुरुआत भी इनके द्वारा ही की गई थी इस प्रकार से आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। बीने पहले वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया। उनको बुद्धि के मापन क्षेत्र का जन्मदाता माना जाता है। 1905 में बीने ने साइमन के सहयोग से, ये बीने और साइमन दोनों ने मिलकर क्या किया? प्रथम बुद्धि मापनी अर्थात बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसे हम लोग बीने साइमन टेस्ट, बीने सिमोन टेस्ट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। इस परीक्षण में सरलता से कठिनता के क्रम में 30 पद प्रयोग किए जाते थे। ये आपसे पूछा जा सकता है, कितने पद प्रयोग किए जाते थे? तो 30 पदों का प्रयोग किया जाता था। इस परीक्षण से व्यक्तियों की बुद्धि के स्तर का पता लगाया जा सकता था और इस परीक्षण की सहायता से मंदबुद्धि बालक जो होते थे, उनकी 3 कैटेगरी बनाई गई। एक जड़ बुद्धि जो इडियट्स होते हैं, एक हीन बुद्धि माना गया और एक मूढ़ बुद्धि यहाँ पर माना गया। तो ये 3 कैटेगरी डिसाइड की गई। फिर इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए कि ये कैटेगरी डायरेक्टली बोलना एकदम से सही नहीं होगा।
यहाँ से क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहला काम किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। किसके साथ मिलकर? साइमन के साथ, बीने साइमन के साथ मिलकर। तो ये बीने साइमन टेस्ट इसका नाम पड़ गया। 1905 में बुद्धि मापनी परीक्षण उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। कितने पद का प्रयोग किया गया था? तो देखो 30 पद का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया इन्होंने? 30 पद बनाए और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी 3 कैटेगरी बनाई। 3 कैटेगरी में पहली कैटेगरी को रखा गया नाम जड़ बुद्धि, दूसरा रखा हीन बुद्धि और तीसरा रखा गया यहाँ पर मूढ़ बुद्धि। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा-सा इतिहास पर आगे बढ़ेंगे। 1911, 1905 के बाद हम लोग 1911 पर आ गए। 1911 में क्या हुआ? 1911 में अपनी संशोधित बीने-साइमन मापनीय परीक्षण का पुनः प्रकाशन किया। उन्होंने इस परीक्षण में मानसिक आयु और बालक की वास्तविक आयु के बीच में संबंध स्थापित किया और इसके आधार पर उन्होंने बालकों को 3 वर्ग में बाँटा। वही जो हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाते मानसिक आयु क्या है, वास्तविक आयु क्या है इंटू 100। तो इन्होंने देखा कि बच्चे की रियल एज क्या है और वो बिहेव यानी कि उसका व्यवहार किस साल के बच्चों की तरह है। उसके आधार पर फिर उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई और जो हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं लाइक एक रेगुलर इंटेलिजेंस की बात करें, एक सामान्य बुद्धि की बात करें, एक श्रेष्ठ बुद्धि की बात करें और एक मंद बुद्धि की बात करें। मतलब एक एवरेज बच्चा है, मान लो मैं एवरेज हूँ, तो मुझसे अच्छा श्रेष्ठ बुद्धि, प्रखर बुद्धि वाला और एक मुझसे बिलो वाला, ठीक है, रिटार्डेड इंटेलिजेंस। इस तरीके से इन्होंने 3 कैटेगरी डिसाइड कर दी जिसको हम लोग अभी भी मान्य ही करते हैं। सभी लोग इसी चीज़ को मानते हैं, ठीक है? चलो 1911 के बाद थोड़ा-सा इतिहास फिर आगे बढ़ेगा। 1916 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो टर्मन है, जिनकी टेबल हम लोग पढ़ते हैं बुद्धि-लब्धि को लेकर, इन्होंने बीने के बुद्धि परीक्षण को अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल, क्योंकि वो तो फ्रांस के थे, तो फिर इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए अपने अमेरिका के हिसाब से थोड़ा-सा उसके अंदर चेंज किया। यह परीक्षण स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण कहलाने लगा क्योंकि इस परीक्षण का संशोधन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर टर्मन थे, तो इस आधार पर इस परीक्षण का नाम स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण ही रखा गया क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में था। ठीक है, फिर 1916 के बाद क्या हुआ? फिर 1937 में प्रोफेसर एम मेरिल के सहयोग से 1916 के स्टैनफोर्ड ये वाला 1916 के स्टैनफोर्ड परीक्षण में संशोधन करके कुछ अंकगणित के प्रश्नों को भी रखा गया और 1960 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने इस परीक्षण का वर्तमान संशोधन प्रकाशित किया है। क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर इतिहास आपके हिस्ट्री को लेकर क्लियर हो रही है। सबसे पहले 1905 की बात की गई, ठीक है? 1905 के बाद ये आ गए यहाँ पर 1916 में। 1916 में इन्होंने 1911 में एक बार और इन्होंने ही चेंज कर दिया था, विनय साइमन ने। पहले अलग जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि रखा, फिर सामान्य, विशिष्ट और प्रखर वाला जो था और एक मंद बुद्धि रख दिया था, ठीक है? तो 1905 में, 11 में चेंज हुए। फिर 1916 में क्या हुआ? अमेरिकन जो टर्मन है, क्योंकि ये तो सब फ्रांस के थे, तो इनको अपनी लैंग्वेज वगैरह का देखते हुए टर्मन ने इसमें थोड़े से चेंजेस किए और अपने वहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया था। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के नाम पर स्टैनफोर्ड बीने नाम इसका रख दिया गया। फिर 1937 में क्या हुआ? मेरिल ने क्या करा? 1916 में जो टेस्ट आया था उसके अंदर थोड़े से संशोधन करके जो अंक गणित होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज होती है, उसकी क्विज, उसके क्वेश्चन को भी ऐड करा और 1960 में इसका जो भी एट प्रेजेंट हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो वाला वर्तमान संशोधन अवेलेबल है। ठीक है, तो इतने प्रकार के बुद्धि परीक्षण में चेंजेस आए थे। देखो इन ड्यूरेशन यहाँ पर क्या हुआ था, इसके अतिरिक्त बोबर टागा जो है 1913 में इनका जर्मन संशोधन प्रकाशित किया गया। अब फ्रांस वालों के लिए कर दिए हो, टर्मन अमेरिका वालों के लिए करके चले गए, तो फिर जर्मनी जो कैसे पीछे रहेगा, तो बोबर काटा ने जो है 1913 में इसका जर्मन संशोधन प्रकाशित किया। देन जो सिरिल बर्ट है उन्होंने 1922 में इसका संशोधन करके इसे लंदन संशोधन के नाम से प्रकाशित किया। इसके बाद अगर आप थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे तो इटली में सोफियोट तथा भारत में उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला, जिसका क्वेश्चन बनता है कि भारत में मनोविज्ञान शाला यानी कि जो साइकोलॉजिकल लैब है, ब्यूरो है, वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस परीक्षण को अपने देश के अनुसार अनुकूल एवं संशोधित करने का प्रयास किया। अपने यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर टेस्ट चलते हैं। जैसे सबसे फेमस टेस्ट हमारा बोलते हैं भाटिया बैटरी परीक्षण करके, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके कुछ टाइप भी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के संशोधनों के अतिरिक्त भी कई बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ है जिनमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक एवं अवाचिक बुद्धि परीक्षण आते हैं। वही व्यक्तिगत की बात हम लोग कर चुके थे, सामूहिक एक वाचिक मतलब होता है वर्बल, है ना, और एक अवाचिक होता है नॉन वर्बल टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हमारे बहुत सारे संशोधन करने के बाद लाए गए हैं। देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं वन बाय वन करके कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पर्सनल टेस्ट की बात करेंगे तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या-क्या होंगे और नेगेटिव पॉइंट क्या-क्या होंगे। तो सबसे पहले आयु विस्तार की बात करें तो दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब वयस्क के लिए भी और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लिए भी आप इस टेस्ट को प्रयुक्त कर सकते हो। किसको? व्यक्तिगत टेस्ट को। व्यक्तिगत टेस्ट में क्या होगा, इंडिविजुअली एक यहाँ पर टीचर होगा, मतलब जो एक मनोवैज्ञानिक बैठा होगा वो, और जिसका करना होगा चाहे वो वयस्क हो गया या बच्चा होगा, उसका टेस्ट आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है।
दूसरा है प्रबंध क्षेत्र, यह केवल व्यक्तियों पर ही प्रयोग किए जा सकते हैं, व्यक्तियों पर ही आप इसको अप्लाई करोगे। समय सीमा, इसमें समय अधिक लगता है, जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हो, आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, आपको 20 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, जितना भी टाइम लग गया। फिर मैं उठकर जाऊँगी, कोई दूसरा आएगा तो फिर आपको उतना ही 20-15 मिनट लगेंगे, फिर कोई तीसरा आएगा, तो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअली लेना पड़ रहा है, तो डेफ़िनेट सी बात है कि समय ज़्यादा लगेगा। अगला हम लोग बात करेंगे विशेषज्ञ की, तो इसके लिए सुशिक्षित, सुयोग्य व कुशल मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान देना है। टाइम भी उतना देना है, तो एक विशेषज्ञ होना, एक अनुभव होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होगा। वस्तुनिष्ठता की बात यदि आप करेंगे, तो ये परीक्षण कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, अर्थात इनका कोई भी निश्चित उत्तर नहीं होता है। लाइक आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं आंसर कर दूँगी, आपने किसी और से पूछा, वो उसके हिसाब से आंसर कर देगा। तो यहाँ पर एक ओपन एंडेड टाइप बात हो जाएगी, व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसा वहाँ पर आंसर कर देगा। ये व्यक्तिगत परीक्षण हो गया। मूल्य की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, खर्चीला इन द सेंस कि समय ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि कोई अनुभवी आया है, अपना पर्टिकुलर इतना टाइम दे रहा है हर एक व्यक्ति को, तो ये खर्चीली मेथड भी है और समय भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्टली हम लोग इसे बोल सकते हैं। स्वतंत्रता की बात करें, तो इसमें छात्र स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि जब आप मुझे देख रहे होंगे, जब आप मेरा टेस्ट ले रहे होंगे, आपका पूरा ध्यान मुझ पर ही होगा कि मैं कैसे बैठी हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ, है ना? मेरे को थोड़ी-सी अगर घबराहट, हेजिटेशन हो रही है, तो आपका हर ध्यान जो है, आपका पूरा ध्यान उस चीज़ पर होगा। तो मैं यहाँ पर अनकम्फर्टेबल बोल सकते हैं कि थोड़ा कम्फर्टेबल फ़ील नहीं करूँगी। तो यहाँ पे स्वतंत्रता का अनुभव हम लोग नहीं कर पाएँगे, या जो बैठा हुआ है, वो नहीं कर पाएगा। प्रकार की बात करें तो ये अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों प्रकार से होते हैं। इसका वर्बल भी हो सकता है और इसका नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है? दोनों ही रूप में हम लोग इसको वाचिक अवाच्यक रूप में कर सकते हैं। नकल, इसमें नकल की संभावना नहीं होगी, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हम लोग कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा फ़ोकस हमारे ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो अकेले, तो किसी की हेल्प कैसे मिलेगी मुझे यहाँ पर टेस्ट में? तो यहाँ पर नकल करने की संभावना बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर आप बात करेंगे मूल्यांकन की, तो सबसे श्रेष्ठ मूल्यांकन यहीं पर निकल कर आएगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी पॉइंट को यहाँ पर नोटिस किया जाएगा, ठीक है? क्या गलती हो रही है, क्या बातचीत की, क्या आंसर दिए जा रहे हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, तो इसका आउटकम जो है, रिज़ल्ट जो है बहुत ही सटीक होगा और बहुत ही सही होगा, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये बात होगी हमारी व्यक्तिगत परीक्षण की, ओके? अब यदि हम लोग बात करें सामूहिक परीक्षण की, तो सामूहिक परीक्षण में क्या होता होगा? तो इसी की तरीके से बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की यदि हम लोग बात करें, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या है? यह केवल वयस्क पर ही होगा, क्योंकि आप इतने सारे ग्रुप में इतने सारे लोगों को लेकर बैठे हो, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करोगे कि ज़्यादा वयस्क पर ही हो। आपने क्वेश्चन इनसे पूछ लिया, ठीक है? फिर आपने अगला इनसे पूछ लिया, तो ये क्या है, समय भी कम लगेगा और वयस्क पर करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से क्या है। छोटे बच्चों के ऊपर करना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है? प्रबंध क्षेत्र की बात करें तो ये दोनों पर किया जा सकता है, व्यक्ति पर भी आप कर सकते हैं और समूह में जाकर भी आप इसके ऊपर ये एक्टिविटी कर सकते हो। समय सीमा की बात करें तो समय कम लगेगा, क्योंकि आप जहाँ पर 15 मिनट में एक व्यक्ति को निपटा रहे थे, आप 15 मिनट में 5 से 4 व्यक्तियों को निपटा ही देते हो, ठीक है? उनसे बातचीत हो जाती है और हर एक से 2 या 3 क्वेश्चन पूछकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। विशेषज्ञ इसमें कम प्रशिक्षित, कम योग्य व कम कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मतलब अगर कम अनुभव भी है, तो वो भी यहाँ पर चल सकते हैं विशेषज्ञ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे तो इसमें परीक्षण वस्तुनिष्ठ होते हैं, अर्थात कोई भी क्वेश्चन जो है निश्चित नहीं है, वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपना आंसर कर सकता है। कम खर्चीला होगा, वही टाइम की भी बात करेंगे, कॉस्ट की भी बात करेंगे तो इतनी कॉस्ट नहीं होगी। इसमें स्वतंत्रता का अनुभव होगा, जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ, तो बाकी जितने भी 4 लोग बैठे हुए हैं वो फ्री हैं, ठीक है? कुछ सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे लाइक इंटरनल, एक्सटर्नल में हमारे साथ होता था। जब आप किसी से कुछ दूसरा पूछ रहे हो, तो मैं फ्री हूँ क्योंकि आपका ध्यान मुझ पर नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से। अब स्वतंत्रता की बात हो गई, अब बात करते हैं शिक्षा की। तो ये केवल पढ़े-लिखे लोगों पर ही हो सकता है, क्योंकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक होता है ये, शाब्दिक फॉर्म में आप इसे ले सकते हो, इसमें नकल करने की संभावना पॉसिबल है, क्योंकि 4 लोग बैठे हैं, जब आप एक से पूछ रहे हो, तो हम 2 बातचीत करके, कुछ-कुछ करके अपना थोड़ा-सा आइडिया ले सकते हैं। और मूल्यांकन, इसमें वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि नकल करने की संभावना है। डेफ़िनेट सी बात है कि वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा पाएँगे, और साथ ही ये भी हो रहा है कि 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं, तो कब किससे कौन-सा प्रश्न पूछ लिया जाए, कब कौन यहाँ पर बीच में बच जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो इतना वैलिड ये चीज़ नहीं होती है सामूहिक वाली। देखो, जो हमने देखा था कौन-कौन जो है इसको सपोर्ट करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण की यदि हम लोग बात करें, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई है।
देखो, सर्वप्रथम बिने व साइमन ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा का निर्माण किया था। इन परीक्षणों को एक समय में एक व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें प्रश्न पूछने और उत्तर देने में भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे शाब्दिक परीक्षण में भाषा को समझना आवश्यक होता है। बिने साइमन, टर्मन और टर्मन मेरिल आदि इस परीक्षण के उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण का शाब्दिक मतलब शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो अपनी-अपनी लैंग्वेज में ही वो टेस्ट होगा। तो कौन-कौन से टेस्ट होते हैं शाब्दिक परीक्षण में, कौन-कौन सी कैटेगरी आती है, अगर आपसे ये पूछा जाए, तो सबसे पहली तो आपकी हो गई बीने, ठीक है? फिर दूसरी बीने साइमन टेस्ट ले सकते हो, टर्मन टेस्ट ले सकते हो, टर्मन मेरिल। जैसे टर्मन की टेबल है ना, वैसे के वैसे मेरिल की भी टेबल आती है आईक्यू को लेकर, जैसे कि प्रखर बुद्धि, अति प्रखर बुद्धि, सामान्य बालक। ऐसी मेरिल की टेबल भी आती है, उसको भी आज के सेशन में होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मेरिल ने क्या टेबल दी आईक्यू को लेकर। ओके, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअली लिया जाएगा, बड़े पर भी अप्लाई हो सकता है और छोटे बच्चों पर तो हम लोग अप्लाई करते ही हैं इसे। अब बात करते हैं व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण की, तो इन परीक्षण को एक समय में एक व्यक्ति को दिया जाता है, परंतु इसमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। इन परीक्षाओं में पुस्तकीय ज्ञान का कम प्रभाव पड़ता है। ये परीक्षण अशिक्षित, गूंगे, बहरे व विदेशियों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका वाला जो अदर लैंग्वेज है, स्पेनिश वगैरह दूसरी लैंग्वेज को नहीं जानता हो, तो उसके लिए फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि उसको कोई एक्टिविटी करवा कर या फिर किसी एक क्रियाकलाप प्रोजेक्शन के थ्रू हम लोग उसका परफॉर्मेंस चेक कर पाएँ, उसका इंटेलिजेंस को चेक कर पाएँ। इसमें क्रियात्मक और कौशल प्रशिक्षण प्रदर्शन भी कहते हैं। कौशल मतलब अपनी स्किल टेस्ट बोल सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी बेस्ड वर्क यहाँ पर व्यक्ति करेगा। मन के अनुसार इनकी एक डेफिनेशन है, क्रियात्मक शब्दों का प्रयोग साधारणतः ऐसे परीक्षण में किया जाता है जिसमें समझ भाषा के प्रयोग की कम से कम आवश्यकता हो। कुछ महत्वपूर्ण अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण इस प्रकार है, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी डेफिनेशन पर फोकस कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोली? डेफिनेशन ये बोली कि साधारणतः इसके अंदर ऐसे परीक्षण आते हैं जिनमें समझ भाषा का प्रयोग समझ की जो है कम से कम आवश्यकता की, जहाँ पर सारा काम जो है एक्टिविटी बेस्ड होगा। ठीक है? तो ये परिभाषा जो है, ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है? मन के द्वारा दी गई है। ठीक है? मान लो कि आपके मन ने ही ये डेफिनेशन बना दी है। अब देखो कौन-कौन से टेस्ट हो सकते हैं इसके अंदर। चित्रांकन टेस्ट है, कोई बोलना नहीं पड़ेगा, चित्रों का अंकन करना है। चित्र बना रखे हैं, उनकी पूर्ति यहाँ पर करनी है। वस्तु संयोजन, वस्तुएँ रखी हैं, उनको संयोजित करना है, कलेक्ट करना है। आकार फलक परीक्षण, आकार दिया हुआ है आपको, ये सारे फलक, ये बॉक्स दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है। इस तरीके से जो सारे टेस्ट होंगे। भूल-भुलैया परीक्षण हम लोग देखते ही हैं, भूल-भुलैया टेस्ट होते हैं। ब्लॉक डिज़ाइन करना और भाटिया बैटरी परीक्षण, ये सारे हमारे जो है व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण के अंदर आते हैं, जहाँ पर स्किल के माध्यम से, आपके कौशल, आपकी एक्टिविटी के माध्यम से आपके इंटेलिजेंस का परीक्षण किया जाएगा, जहाँ पर आपके शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या फिर आपको उस भाषा का ज्ञान हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो भाटिया बैटरी परीक्षण को हम लोग देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो देखो डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने इस बैटरी का निर्माण किया था। उन्होंने बताया कि यह बैटरी 900 बालकों पर प्रयोग करने के उपरांत मानकीकृत की गई। मतलब इसका इतना वैलिडेशन लिया गया है कि इतने सारे बच्चों के ऊपर, इतने सारे व्यक्तियों के ऊपर अप्लाई करने के बाद फाइनली इसको मानकीकृत किया गया, इसको वैलिडेशन मिला। तो इसमें 5 सहायक परीक्षण है, मतलब इसके साथ 5 टेस्ट और होते हैं। तो भाटिया बैटरी परीक्षण में एक्चुअल में होता क्या है, तो इसके 5 अलग-अलग टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। एक पैटर्न ड्राइंग टेस्ट होता है, एक तात्कालिक स्मृति परीक्षण होता है, एक चित्र निर्माण परीक्षण होता है, एक अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट होता है और एक होता है कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। तो वन बाय वन करके मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ इसकी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये टेस्ट क्या है। देखो सबसे पहले कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि इस प्रकार के टेस्ट में 10 डिजाइन सम्मिलित किए जाते हैं। हर एक विषय में एक कार्ड होता है। रंगीन गुटकों की सहायता से विषय को कार्ड जैसा डिजाइन बनाना होता है। क्या चीज इसमें बताई गई है कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट में? देखो सबसे पहले इमेज देख लो आप, इसका इमेज किस तरीके का है, उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जो फर्स्ट वाली इमेज आप देख पा रहे हो, ये 2 अलग-अलग इमेज है। ये वाली जो आपकी इमेज है, इस तरीके से आपके पास कार्ड रहेंगे, 10 अलग-अलग कार्ड रहेंगे और उनको आपको फिर डिज़ाइन करना रहता है। तो इसे ही बोला जाता है कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। तो इस प्रकार के टेस्ट में 10 डिज़ाइन सम्मिलित किए जाते हैं। हर एक विषय में कार्ड होता है। रंगीन गुटकों की सहायता से विषय को कार्ड जैसा डिज़ाइन बनाना रहता है। कार्ड पे जो डिज़ाइन बनाई गई है, हमारे पास छोटे-छोटे से टुकड़े कार्ड्स होंगे, उनको जोड़कर हमें वो जो कार्ड है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है? दूसरा है हमारा अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। इस टेस्ट में कार्ड की सहायता से खुले बॉक्स में रंगीन गुटकों को बिना उठाए केवल उँगली से खिसकाकर डिजाइन करना होता है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये सेकंड वाला हमारा वही है अलेक्जेंडर, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसमें क्या दिया जाता है, एक इंस्ट्रक्शन बुक आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन के माध्यम से आपको क्या करना है, उठाना नहीं है इनको, बट आपको जो ब्लॉक दिया गया है उसको डिजाइन करना है। अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, उसको यहाँ पर शिफ्ट करके क्या कर सकते हो, उंगली फिंगर के माध्यम से शिफ्ट करके जो भी आपको टास्क दिया गया है कि ये आपको बनाकर लाना है, तो वो आप
बना सकते हो। तो ये 2 टेस्ट यहाँ पर हो गए। कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट किस कैटेगरी में आते हैं? भाटिया बैटरी परीक्षण जो है उसी के अंदर आते हैं। दूसरा अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट हो गया, जो कि हमने देख लिया कि उँगलियों से खसकाकर बनाना है। तीसरा है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। आपको यहाँ पर कोई भी एक पैटर्न दे दिया जाएगा जिसको आपको डिज़ाइन करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इस टेस्ट के आर्ट कार्ड में प्रत्येक में रेखा आकार बना होता है। छात्र इस आकार को देखकर विशेष आकार बनाती है। एक आकार नॉर्मली पहले से बना हुआ रहेगा, उसको देखकर आपको कुछ उससे नई स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नई संरचना आपको यहाँ पर बनानी रहेगी। देन हम लोग बात करते हैं तात्कालिक स्मृति परीक्षण की। तो इस परीक्षण में कुछ अंक बोले जाते हैं, प्रयोज्य को इसे दोहराना होता है जिससे उसकी तात्कालिक स्मृति का पता चलता है। क्या इसमें बताया गया है? कुछ अंक बोले जाते हैं, प्रयोज्य को इसे दोहराना होता है। मैं कुछ अंक बोलूँगी, आप उसे दोहराएँगे और इससे पता चलता है कि आपको कितने याद रहे। लाइक मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है ना, जिसे हम लोग करते हैं 5, 4, 10, 15, तो 5, 4, 9, 10, 15 इस तरीके से हम लोग एक-एक संख्या को ऐड करते हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि आप कितने लंबी संख्या को जोड़ सकते हो। मान लो आपने 10 नंबर को कंटिन्यू 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके सबको जोड़ लिया। ठीक है, उसके आगे फिर आप भूल गए कि क्या बोला गया था या फिर इतना हमको याद नहीं रहता है। तो ये एक ओरल टेस्ट बोल सकते हैं। तो तात्कालिक स्मृति परीक्षण जो है इसी का एक हिस्सा है भाटिया बैटरी का। और निर्माण परीक्षण में बात करें तो निर्माण परीक्षण में छात्र के सम्मुख एक चित्र के कई टुकड़े रखे जाते हैं जिसे छात्र जोड़कर उस चित्र को तैयार करता है। हम लोग लाइक पजल वगैरह बनाते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास छोटे-छोटे से कार्ड रख दिए गए, इन पूरे कार्ड को जोड़कर हमें पूरी पजल यहाँ पर रेडी करनी होती है, एक चित्र बनाना होता है, तो वो निर्माण परीक्षण के अंदर आएगा। ओके, तो क्या-क्या पढ़ लिया हमने? क्लोव ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट पढ़ लिया जिसमें आपको एक कार्ड दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको बनाना होगा। फिर हमने अलेक्जेंडर वाला देख लिया, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट जहाँ पर फिंगर्स के थ्रू काम होगा। पैटर्न ड्राइंग एक पैटर्न दिया जाएगा, उससे आपको अलग-अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने। तात्कालिक स्मृति, कुछ अंक बोले जाएँगे, आपको याद रखना है, उससे इसकी स्मृति का पता चलेगा, उनको दोहराना है, रिपीट करना है। निर्माण परीक्षण छात्र के सम्मुख कई टुकड़े रखे जाएँगे और छात्र उनको जोड़कर रेडी करेगा। तो ये तो बात हो गई व्यक्तिगत की। अब अगर अपन लोग बात करें सामूहिक बुद्धि परीक्षण की, तो सामूहिक में शाब्दिक परीक्षण की आप बात करें जहाँ पर भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समय काफ़ी ज़्यादा अधिक लगता है और इतना टाइम होता नहीं है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उस टाइम पे इसी प्रकार की शाब्दिक अशाब्दिक टेस्ट चल रहे थे, क्योंकि बल्क में सेना में भर्ती करवानी थी और जब बल्क में सेना में भर्ती करवानी थी तो इतना टाइम था नहीं कि हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली बिठाया जाए और उसका फिर टेस्ट लिया जाए। व्यक्तिगत इंडिविजुअली टेस्ट लिया जाए कि क्या ये सेना में भर्ती के लायक है, तो फिर वहाँ पर सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का प्रयोग किया गया। तो इन्हीं सारी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म हुआ था। इनमें से एक समय में पूरे समूह की परीक्षा ली जाती थी। इसमें भाषा का प्रयोग होता था क्योंकि शाब्दिक है तो डेफ़िनेटली भाषा का प्रयोग होगा, ठीक है? और पूरे समूह को एक साथ एक ही तरीके के निर्देश दिए जाते थे। इन परीक्षण में ना तो समय अधिक लगता है और ना ही कुछ ऐसे कुशल परीक्षकों की आवश्यकता होती है जो इंडिविजुअली हर एक को अपना इंस्ट्रक्शन दे कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। प्रथम विश्व युद्ध में सिपाही व अफसरों का वर्गीकरण उनके बुद्धि के अनुसार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपने के उद्देश्य से इन परीक्षणों का सहारा लिया गया था। और कुछ परीक्षण अब आप देखेंगे कौन-कौन से परीक्षण जो है सामूहिक शाब्दिक के अंदर आते हैं। एक तो आता है आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है? एक आता है आर्मी बीटा परीक्षण और एक आता है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, ठीक है? 3 कैटेगरी, एक आर्मी अल्फा, एक बीटा है और एक सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट यहाँ पर है। तो ये बात हो गई शाब्दिक की। अब यदि हम लोग बात करें अशाब्दिक परीक्षण की, तो यह परीक्षण पूरे समूह को एक साथ दिए जा सकते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग कम से कम होता है, मतलब एक नेग्लेक्ट कर दिया जाता है उस चीज़ को। इसमें परीक्षार्थी को क्रियाएँ अधिक करनी पड़ती है, जैसे कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें मैट्रिक्स दिया जाता है। देखो इस तरीके से मैट्रिक्स आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको ये एक एक ब्लॉक बनाकर दे दिया, ठीक है? अब इस ब्लॉक को आपको क्या करना है, एक ब्लॉक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, एक ब्लॉक में फिर कुछ इस तरीके का है, इस मतलब ऐसे इस तरीके से छोटे-छोटे मैट्रिक बना दिए और आपको बोला कि 4th वाला मैट्रिक्स यहाँ पर क्या बनेगा, तो इस तरीके से ये जो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, इसमें भाषा की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको एक इमेज दिख रही है, इस इमेज को आपको फुलफिल करना है। 3rd ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो 4th वाला मैट्रिक्स कौन-सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेगा, इस तरीके से ही आपसे पूछा जाता है। हम लोग इवन करते भी हैं ना, रीज़निंग में इसी प्रकार के तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे कि 4 ब्लॉक दे दिए, 3 ब्लॉक दे दिए, उसमें ये क्रॉस यहाँ पर बना दो, मतलब एक थोड़ा-सा ट्रायल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक बार स्टार यहाँ पर दिख रहा है, एक बार स्टार यहाँ पर दिख रहा है, एक बार स्टार यहाँ पर दिख रहा है, तो बताइए 4th वाले ब्लॉक में स्टार कहाँ पर होगा? तो डेफिनिटली 1, 2, 3 और 4 यहीं पर होगा। तो इस तरीके से जो सारे मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं, तो ये एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जहाँ पर आपको लैंग्वेज का ज्ञान हो ये कंपल्सरी नहीं है।
ठीक है, तो ये रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण जिसमें अनेक मैट्रिक्स हैं जो लगातार कठिन होती गई या उन्नत होने वाले प्रोग्रेसिव क्रम में रखी गई, मतलब एक लेवल वाली बनाई गई थी इसको। फिर एक और आता है इसके अंदर कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट। यह टेस्ट अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है। ठीक है, वो रेमंड वी कैटल ही है, ये व्यक्तित्व में भी आते हैं और अपने इधर भी आते हैं बुद्धि में। इसमें 3 वर्ग में कुछ आकृति बनी हो रही थी, 3 वर्ग दिए होते हैं, इन 3 वर्ग में कुछ आकृतियाँ बनाई जाती है और वो ही चौथी आकृति को यहाँ पर फाइंड आउट करना रहता है, जिसके लिए दूसरे चित्रों में कई चित्र दिए रहते हैं, इन चित्रों में से एक सही विकल्प को ढूँढना रहता है। आपके पास नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे और बताना होगा कि 4th आकृति जो है इनमें से कहाँ पर मैच करती है। ठीक है, तो ये कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट इसको बोला जाता है और इसमें 3 मैट्रिक्स रहेंगे और चौथे वर्ग को आपको फाइंड आउट करना रहेगा और इसी तरीके से रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी होता है। अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि की। ये तो बात हो गई चलो टेस्ट की कि चलो व्यक्तिगत हो गए, सामूहिक हो गए, आर्मी अल्फा हो गया, बीटा हो गया, सेना वाला टेस्ट हो गया, भाटिया बैटरी परीक्षण भी हो गया। अब बात आती है बुद्धि लब्धि की, तो बुद्धि लब्धि का बेसिक सा फॉर्मूला है। जर्मन के मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने बीने के साथ मानसिक आयु संबंधी सिद्धांत से मानसिक लब्धि का सिद्धांत तो प्रतिपादित कर लिया था। बाद में टर्मन ने इसका प्रयोग बुद्धि लब्धि आईक्यू के रूप में किया। किसी भी व्यक्ति को जो प्रतिभा प्राप्त होती है, उसकी मात्रा को बताने वाली संख्या बुद्धि लब्धि कहलाती है। आपकी बुद्धि लब्धि की डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन बन जाएगा और यहाँ पर आपको ब्लैंक दे देंगे और बस पूछेंगे कि ये क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को जो प्रतिभा प्राप्त होती है, उसकी मात्रा को बताने वाली संख्या ही क्या कहलाती है? बुद्धि लब्धि कहलाती है। अर्थात किसी व्यक्ति के पास बुद्धि की कितनी मात्रा है, यह उसकी क्या कहलाएगी? आईक्यू बुद्धि लब्धि कहलाएगी, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट कहलाएगा। और बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु का वास्तविक आयु से भाग दिया जाता है और उसको 100 से गुणा किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो ये बुद्धि लब्धि की बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पर बेसिक से देख सकते हो। माना कि एक बालक की उम्र 5 वर्ष है, मतलब उसकी आयु कितनी है? वो 5 वर्ष का, ये उसकी वास्तविक आयु है। लेकिन उसका बिहेव जो है, उसका व्यवहार जो है वो 5 साल और 2 महीने के बच्चे की तरह है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपन लोग कर लेंगे 5 साल और 2 महीने को हम लोग यदि कन्वर्ट करेंगे तो 31/6 हो जाएगा। तो ये इसकी यहाँ पर जो मेंटल एज है वो कितनी हो जाएगी? 31/6 और उसकी वास्तविक आयु 5 यहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, तो ये हो गया इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 103.3 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 103.3 कौन सी कैटेगरी में आता है? 90 से तो 110 होते हैं, बिल्कुल सामान्य में आते हैं। तो वो बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है वो किस तरीके का? बच्चे का बुद्धि लब्धि यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है। ठीक है, और आप यहाँ पर जैसे कि हम लोग टर्मन की टेबल देखते हैं, इसी तरीके से मेटल की टेबल भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेटल का जो वर्गीकरण है, नाम थोड़े से डिफरेंट है यहाँ पर। जैसे हम लोग अति प्रखर और प्रखर इस तरीके से देखते हैं, तो 140 से 169 जो है अति उत्कृष्ट में आ जाते हैं। 120 से 39 की बात करेंगे तो उत्कृष्ट कैटेगरी होती है। 110 से 119 जो होगा सामान्य से ऊपर होंगे। 90 से 109 या 110 जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। 80 से 90 के बीच में जो होंगे वो सामान्य से नीचे आएंगे, बिलो नॉर्मल आ जाएंगे। 70 टू 79 हीन बुद्धि की सीमा रेखा पर उनको माना जाता है। 60 टू 69 अल्प बुद्धि में काउंट किए जाते हैं। 50 टू 59 मूर्ख में आते हैं। 25 टू 49 मूड में आ जाते हैं। और हमारा जो 0 से बचता है 24, 25 तक, ये हमारी जड़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपको क्या ध्यान रखना होता है? एक तो ये कि 90 से 110 वाली कैटेगरी सामान्य होती है। सामान्य से 2 ऊपर भी आप ध्यान रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 110 से 120 सामान्य से ऊपर, और ये फिर तो उत्कृष्ट में, और उससे ऊपर होगा तो अति उत्कृष्ट में ही आएगा। फिर ये जो 80 टू 89 है सामान्य से नीचे, और एक आध बार आपसे कभी ये पूछ लिया जाता है कि बिल्कुल मूढ़ बुद्धि जो होती है, मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं, तो उनकी ये 25 से 70 के बीच में मानी जाती है। ओके, तो इस तरीके से जो मेटल ने अपनी टेबल को इस तरीके से डिवाइड किया था। एक डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ब्लेयर जॉनसन सिम्पसन की डेफिनेशन आती है हमारी बुद्धि को लेकर, बुद्धि परीक्षण को लेकर। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण में ज्यादा नहीं पर एक डेफिनेशन तो याद कर ही लेते हैं। देखो, विद्यालय में बुद्धि परीक्षा का प्रयोग व्यवहारिक, देखो क्या लिखा हुआ है कि विद्यालय में बुद्धि परीक्षा का प्रयोग व्यवहारिक कार्यों के लिए व साधारणतः यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बुद्धि परीक्षण की ही बात हो रही है कि बालक विद्यालय के कार्य में कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है। 1879 में विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्चिंग नामक नगर में बुद्धि मापन के प्रथम मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किए थे और इस प्रयोगशाला में बुद्धि का माप यंत्रों की सहायता से किया गया था। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताई है कि किस तरीके से हम लोग बुद्धि परीक्षण का प्रयोग क्यों करते हैं। साधारणतः यह ज्ञात करने के लिए करते हैं कि बालक विद्यालय के कार्य में कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और 1879 में जो विलियम वुंड है, उन्होंने जर्मनी की जो लिप्चिंग लैब है, प्रथम मनोवैज्ञानिक आधार इसको प्रदान किया था बुद्धि मापन का। और यहाँ जो है बुद्धि जो है, इसका माप जो है यंत्रों की सहायता से किया जाता है।
ठीक है। और आप यदि ये इतिहास जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है 1905 से लेकर 1911 में क्या हुआ, 1910 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, यूपी लैब कब बनी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वही सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी शॉर्ट में यहाँ पर लिख दी गई है, ताकि जब आप एग्ज़ाम टाइम पर इसको रिवाइज़ करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके? चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग इवनिंग सेशन में। होगा तो हम लोग इसी का क्विज़ इवनिंग सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ये वाला चैप्टर हमारा ओवर हो और हम कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएँ। प्रोबेबली आपका सोशलाइज़ेशन चैप्टर जो है या फिर जो एक मोटिवेशन चैप्टर आता है, दोनों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।